हेलो विद्यार्थी, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? तो ये पीवाईक्यू, बीपीएससी पीवाईक्यू का ये दूसरा पार्ट लेकर के मैं आया हूँ, प्राचीन इतिहास का। इसमें हम लोग कवर करेंगे 68 से 65 तक, लगभग 25 क्वेश्चन हम लोग इसमें आज कवर करेंगे। ठीक है। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल नेम है @विद्यार्थी पीसीएस। ठीक है। कैसे भी सर्च कीजिएगा, ये आ जाएगा। और जो भी अभी इस चैनल पे देख रहे हैं वो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसमें जितना हमें हो सकेगा उतना और ला करके मैं कंटेंट अच्छे अच्छे दूंगा। तो आज का शुरू करें। चल, पहला प्रश्न है, भारत उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो देखिए दोस्त, लोहे का प्रयोग का ज्यादा कुछ साक्ष्य उस तरीके का है नहीं, लेकिन अगर जो बात की जाए ये कब की हुआ है, तो मतलब कैसे पता चला, जो भी कुछ साक्ष्य मिले तो वो लगभग जो साक्ष्य मिले वो सब साक्ष्य मिले 1000 ईसा पूर्व के बाद। 1000 ईसा पूर्व के बाद मिले। तो इसमें कैसे पता चला? तो C14 से, कार्बन रेडियोधर्मिता से पता चला कि ये लोहा जो है ये कब का है, किस काल का है। तो कुछ साक्ष्य वगैरह मिलते हैं, वो लगभग लगभग 1500 ईसा पूर्व से मिलते हैं। 1500 ईसा पूर्व से मिले हैं कुछ साक्ष्य। ठीक है। और रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार से उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो देखिए गौर से अगर जो देखे तो इसमें जो ऑप्शन है 9000, 12000, 6000, इसमें से कोई भी नहीं, एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तीनों में भी कोई नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, द्वितीय शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? सुदर्शन झील कृत्रिम जलाशय, कृत्रिम जलाशय का मरम्मत किसने करवाया था? तो देखिए, बहुत सारे कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए थे, और ये सब जो कृत्रिम जलाशय के जो साक्ष्य मिलते हैं हमें, मिलते हैं जूनागढ़ के अभिलेख से। कहाँ से मिलते हैं? जूनागढ़ के अभिलेख से। जूनागढ़ के अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। तो अगर जो बात करें तो कृत्रिम झील ये बनाया गया था मौर्य शासन काल में। ठीक है। तो ये मौर्य शासन काल में, मौर्य काल में कौन बनवाया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में बनाया था। एक शिष्य उनके, मतलब कि उनके एक शासक थे, प्रांतीय शासक कह सकते हैं उनको, पुष्यगुप्त। प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त द्वारा ये बनाया गया था, पुष्यगुप्त द्वारा ये बनवाया गया था, पुष्यगुप्त द्वारा। तो इसका मरम्मत किसने करवाया? ठीक है। तो इसका जो मरम्मत करवाया गया था, ये मरम्मत करवाया गया था रुद्रदमन के द्वारा। ठीक है। तो ये पहली बार रुद्रदमन के द्वारा, और उसके बाद भी जो मरम्मत करवाया गया वो करवाया गया स्कंद गुप्त के द्वारा, स्कंद गुप्त के द्वारा। ठीक है। तो ये दूसरी मरम्मत स्कंद गुप्त, पहला मरम्मत रुद्रदमन। इसके बाद भी जो भी राजा आए उस क्षेत्र में, तो धीरे 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 उसका संरक्षण करते गए सुदर्शन झील का। अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से, जो कि अभिलेख है संस्कृत में। किसमें है? संस्कृत में है। तो यही समय इसके बारे में पता चलता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। झांसी का किला, मतलब झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के अवशेष हैं? किस कला के अवशेष हैं? तो इसमें मौर्य कला, गुप्त कला, राष्ट्रकूट कला, ये कौन से कला के अवशेष हैं? तो गौर से अगर देखा जाए तो झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर। इसके बारे में हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, एक पहले भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहले पार्ट में हम लोगों ने किया था। तो देखिए, झांसी है कहाँ, इलाहाबाद है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और यहाँ पे जो देवगढ़ के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में एक मंदिर है जिसका नाम है दशावतार मंदिर। क्या नाम है? दशावतार मंदिर। ठीक है। और ये कहाँ है? यूपी के ललितपुर जिला में। कहाँ ये मंदिर? ललितपुर जिला।
ललितपुर जिला में। ठीक है। उसी तरीके के एक गढ़वा के पास मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर है एक। तो ये दोनों जो बनाए गए हैं, ये चौथी से छठी शताब्दी कह सकते हैं। चौथी से छठी शताब्दी के बीच में ये मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है। तो चौथी से शताब्दी काल अवधि में मंदिर का जो ज्यादातर जो शासन काल उनका उस समय चल रहा था, ये था गुप्त काल का। तो कह सकते हैं कि ये जो मंदिर है, ये गुप्त कला मंदिर है। झांसी के पास जो देवगढ़ का मंदिर है, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर है, ये कौन से कला का अवशेष है? तो ये है गुप्त कला का अवशेष। कोई दिक्कत दोस्तों इसमें? चलिए आगे प्रश्न करें। विक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? विक्रमशिला, तो सबसे पहले कि विक्रमशिला है कहाँ? तो यह विक्रमशिला है बिहार के भागलपुर जिले में, वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिला। ठीक है, भागलपुर जिला में है। और ये बहुत पहले का पुराना मंदिर है। ये लगभग लगभग इसका जो बनाने का जो शुरुआत हुआ था, वो 8वीं से 9वीं शताब्दी में हुआ था। और 8वीं से 9वीं शताब्दी उस समय उस क्षेत्रों में पाल वंश का शासक, तो पाल वंश का शासन चल रहा था। तो उसी में पाल वंश के एक शासक थे धर्मपाल। तो विक्रमशिला का धर्म का पाल के द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है। और अक्सर एक प्रश्न और भी पूछे जाते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो नालंदा का जो स्थापना किया गया था, वो किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा कुमारगुप्त के द्वारा, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। ठीक है। ये लगभग किया गया था 6ठी से 7वीं शताब्दी में। 6ठी से 7वीं शताब्दी। मेरी थोड़ी राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं, तो आप लोग जो मैं बोलता हूं उसको आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? आसान सा क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिए, 4 बौद्ध महासभा हुए हैं। तो ये सबसे पहला जो हुआ है, ये हुआ था अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था राजगीर में। किसके द्वारा करवाया गया था? अजातशत्रु। ठीक है। उस समय शासक थे अजातशत्रु। अजातशत्रु, इन्हीं के द्वारा ये करवाया गया था। तो अक्सर कभी कभी पूछा जाता है कि अजातशत्रु के समय क्या ईस्वी था, किस समय? तो ये 483 ईसा पूर्व में करवाया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे पाटलिपुत्राम कब हुआ था? तो दूसरा नंबर का जो हुआ था, ये हुआ था वैशाली। तीसरा नंबर का पाटलिपुत्रा, और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर, प्रथम बौद्ध महासभा। ये देखिए 67 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? अपने बड़े भाई की हत्या कर। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई को मार करके सत्ता हासिल की। इनके बड़े भाई का नाम था रामगुप्त। क्या था नाम? रामगुप्त। इसको मार के इन्होंने सत्ता हासिल की, अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी। मतलब कि इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और जो काल था, ये 380 से 415 ईस्वी का। 380 से 415 ईस्वी। ठीक है। एक्चुअली समुद्रगुप्त के पुत्र थे, चंद्रगुप्त का पोता कह सकते हैं। चलिए, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? वर्धन राजवंश, वर्धन राजवंश। तो देखिए, ये पुष्यभूति वंश, एक्चुअली वर्धन राजवंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता था। ठीक है। क्योंकि एक वहां के राजा थे पुष्यभूति, तो इन्हीं के नाम पे पुष्यभूति वंश कहा जाता है। और इसकी स्थापना पुष्यभूति ने ही वर्धन राजवंश की थी। और ये पता कैसे चलता है? तो बाण भट्ट के द्वारा एक जो हर्षचरित्र लिखा गया है, उसमें इसकी चर्चा की गई है। ठीक है। और ये जो क्षेत्र अगर जो कहें, तो ये क्षेत्र है का जो हरियाणा के आसपास के क्षेत्र जो हैं, वो वर्धन राजवंश के क्षेत्र थे एक काल में। ठीक है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध, रोमन साम्राज्य।
तो देखिए रोमन साम्राज्य के जो ये कहा जाए तो व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? इसका सही आंसर हो जाए कुफान, चेर, पश्चिमी शक, बकाटक। ये कुफान वंश है, क्योंकि कुफान व रोमन साम्राज्य का जो है ना, कुफान वंश से करना मजबूरी हो गया था। हुआ क्या था कि जब परथिया का जब रोम से संबंध अच्छा नहीं रहा, तो चीन से व्यापार करने में इनको दिक्कत होने लगी। तो चीन से व्यापार करने के लिए, इस एशिया के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए इन्होंने कुफान वंश से अपना संबंध स्थापित किया, जिससे इनको व्यापार करने में आसानी हो गई। और इसमें व्यापार मेनली क्या होता था? सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग भी बोला जाता था। सिल्क मार्ग और रेशम मार्ग से इसका व्यापार होता था। एक्चुअली मेन जो है ना, चीन अभी भी रेशम के मामले में नंबर 1 पे है, भारत अभी दूसरे नंबर पे है। तो जब चीन से व्यापार रोमन का नहीं रहा, रोमवासियों का, तो इन्होंने भारतीय क्षेत्रों से कुफान वंश से अपना दोस्ती कर लिया, और यहाँ से सिल्क मार्ग से ये लोग व्यापार करते थे। और सिल्क मार्ग का मतलब इस सब जो है ना कि नाम दिया गया था कि एक प्राचीन काल में एक व्यापार करने के लिए एक नेटवर्क टाइप का एक क्षेत्र बना हुआ था, क्योंकि उसी रास्ते से सारा सिल्क वगैरह का व्यापार होता था। ठीक है, एशिया, यूरोप, ये सब में सबको ये जोड़ता था ये मार्ग व्यापार के मामले में। ओके, अगला प्रश्न। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? चिकित्सक मतलब उनके पर्सनल डॉक्टर कौन थे? बताइए। तो ये थे जीवक। कौन थे? जीवक। बिंबिसार के एक चिकित्सक थे जीवक। तो बिंबिसार कौन से वंश से थे? तो ये थे हर्यक वंश से। कौन से वंश से थे? हर्यक वंश से बिंबिसार। और इनका जो पर्सनल चिकित्सक था वो था जीवक। इनका अगर काल की बात करें तो ये था 544 ईसा पूर्व, 492। और ये गौतम बुद्ध के समकालीन कह सकते हैं। इस समय ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो देखिए लोथल, डावरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो देखिए गुजरात में है लोथल। ठीक है, गुजरात में है लोथल। ये गुजरात में कहाँ है? अहमदाबाद जिला, अहमदाबाद जिला में है। ठीक है, और ये कौन से नदी के किनारे है? तो ये है भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, और इसे कहीं कहीं कहा जाता है खंभात के खाड़ी के आसपास। कौन से खाड़ी के आसपास? तो खंभात के खाड़ी, खंभात की खाड़ी के आसपास है। ठीक है, और एक्चुअली ये उस समय का एक मात्र बंदरगाह था हड़प्पाकालीन सभ्यता में, जहां पे काफी इसके साक्ष्य मिले हैं व्यापार का, कि जो भी बड़े बड़े व्यापार होते थे ये लोथल बंदरगाह से ही होते थे। तो हड़प्पाकालीन स्थल एक गुजरात में था, कौन? लोथल। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक, तो ये थे विद्यालय। चोल वंश के संस्थापक विद्यालय थे, और ये लगभग लगभग ये 8वीं शताब्दी में थे वहां। और चोल वंश का जो राजधानी था ये था तंजौर। और यहाँ से नटराज की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, नटराज जो वो शिव की जो नटराज रूप में होती है, तो शिव की नटराज की मूर्ति, और बहुत सारे तामपत्र। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने एक न्यूज सुना होगा कि एक नीदरलैंड ने चोल वंश का एक तामपत्र लौटाया। जब भारत के प्रधानमंत्री जब वहां गए थे, तो एक तामपत्र उन्होंने लौटाया है, जो लगभग बहुत पुराना था, 11वीं शताब्दी का तामपत्र था, जिसको अभी नीदरलैंड कभी लूट कर ले गया था, जिसे अभी लौटाया है। ठीक है, तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विद्यालय। आसपास उसकी जो शताब्दी का काल था वो 8वीं शताब्दी के आसपास। जिला इनकी राजधानी तंजौर। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति हुआ कहाँ था? तो राजगीर में। किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। अगर हम बात करें, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सारे पॉइंटों को इसमें एक्सप्लेन कर दूं। तो देखिए पहला जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? राजगीर में। ठीक है, राजगीर में कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, शासक कौन थे उस समय? तो अजात शत्रु। और जो एक प्रश्न पूछा जाता है कि उस समय अध्यक्ष कौन थे?
ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष थे ये थे महाकश्यप, महाकश्यप, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन कौन थे? महाकश्यप। इसी समय अक्सर पूछा जाता है। तो दूसरा का जो हुआ कहाँ था? ये हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। और उस समय वैशाली के शासक कौन थे? कालाफोक। तो कालाफोक के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? ये लगभग 383 ईसा पूर्व में, लगभग 100 वर्षों के बाद ये हुआ था। और उस समय शासक कौन थे? सवाकामी, अध्यक्ष सवाकामी, ठीक है। तीसरा कहाँ हुआ था? तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में। तो उस समय शासक कौन थे या किसने करवाए थे? अशोक के संरक्षण में हुआ था। कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र। चौथा कब हुआ था? चौथा हुआ कहाँ था? हुआ था ये कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। देखिए इसका एग्जैक्टली काल है ना, कहीं कहीं 72 ईस्वी लिखता है, कहीं कहीं 78 ईस्वी लिखता है। तो इसको सबसे पहले ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि पहली शताब्दी में। तो इस तरीके से डायरेक्टली कंफ्यूजिंग वाले में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो ये समझ सकते हैं पहली शताब्दी में ये हुआ था। तो इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र, याद रहेगा। तो ये चारों आप यहां से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी है? किरातार्जुनीयम पुस्तक, तो ये लिखा गया है भारवी के द्वारा। जिसमें भारवी ने क्या लिखा है, ये अगर जो देखा जाए तो इसका एक महाभारत से इसका एक अंश लिया गया है, महाभारत से। इसमें अर्जुन के बारे में लिखा हुआ है। अर्जुन की जो धनुर्विद्या थी उसके बारे में इन्होंने व्याख्या किया है इसमें, ठीक है। और अगर जो ये किरात अवतार की बात करें तो ये वनवासी रूप था एक। किरात अवतार एक वनवासी रूप था, किरात अवतार, किरात अवतार, ठीक है। तो ये भगवान ने किरात अवतार लिए थे, जिसमें एक जंगली के रूप में आकर के अर्जुन का एक्चुअली परीक्षा लेना चाहते थे धनुर्विद्या का, इसलिए इन्होंने किरात अवतार मतलब कि वनवासी रूप धारण किए थे, वनवासी रूप। तो इसका जो लिखा गया है किरात अर्जुनम, एक पुस्तक जिसको भारवी ने लिखा है, ठीक है। निम्न में किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जुते हुए खेत के निशान जो मिले हैं वो कालीबंगन से मिले हैं। कालीबंगन है कहाँ? तो ये है राजस्थान में है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ जिला में, ठीक है। और भी यहाँ क्या क्या मिले हैं? तो बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, जैसे ऊंट, चना, सरसों, अलंकृत ईंट, ये सब के भी साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत ईंट का मतलब है कि एक सभी जो ईंट वगैरह होते थे एक निश्चित अनुपात में होते थे। जैसे उसका जो मेन अनुपात होता था 4:2:1, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई और इतनी ऊंचाई। वर्तमान में भी देखिए जो ईंट की, अगर जो हम लोग एक ईंट ले स्टैंडर्ड ईंट, तो ये लगभग लगभग ईंट जो होता है 10 इंच लंबा होता है, 5 इंच 5 इंच चौड़ा होता है और 2.5 इंच मोटा होता है। वर्तमान में तो यही ईंट का होता है। तो अभी भी देखिए कुछ जगहों पे, हर लगभग लगभग हर जगहों पे स्टैंडर्ड जो ईंट की जो जोड़ाई होती है, जिसको हम लोग 10 इंच का दीवार बोलते हैं, 5 इंच का दीवार जो बोलते हैं, तो ये इसी स्टैंडर्ड में है। 2, 10, 5, 2.5, यानी कि 4:2:1 के ही अनुपात में अभी भी है। और कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो ये है घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है ये? घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। अगला प्रश्न,
त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, किससे है? तो मेनली यह है जैन धर्म से। त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से। ठीक है, इसमें सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया का ये जो दिया था, तो इसका जो संस्थापक, जो वास्तविक संस्थापक इसके माने जाते हैं, ये माने जाते हैं 24वें तीर्थंकर जो थे, 24वें तीर्थंकर या गुरु, 24वें तीर्थंकर जो थे, ये थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, तो इन्हीं को माना जाता है कि ये असली संस्थापक थे त्रिरत्न के, और इन्होंने ही त्रिरत्न जैसे ये चीजों का उस समय ज्ञान दिया था लोगों को, कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये त्रिरत्न अगर जो आदमी करता है, इसको फॉलो करता है, तो आगे चल करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। और अगर जो स्थापना की बात करें शुरुआत में, कि जैन धर्म की स्थापना का श्रेय किस पे जाता है, तो जाता है ऋषभ देव को। किसको? ऋषभ देव को, पहले संस्थापक या पहले तीर्थंकर। आगे देखते हैं, इनमें किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? इसको हम लोग पहले भी एक्सप्लेन किए थे। तो चौथे वाले कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कुंडमल कश्मीर में, पहली शताब्दी में। ठीक है, और इसी में अक्सर एक चीज और भी पूछा जाता है, कि इसी में बौद्ध यान और हीनयान में दो भागों में बट गया था बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। ठीक है, तो ये दो भागों में इसी समय बट गया था, ये पहली शताब्दी में हुई थी। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक। तो देखिए वैशेषिक, ठीक है, ये वैशेषिक में, भारतीय दर्शन शास्त्र के वैशेषिक में ये पता चलता है कि किन्होंने किया। तो इसका जो श्रेय जाता है, ये जाता है महर्षि कनाड को। इसमें महर्षि कनाड द्वारा प्रतिपादित किया गया है, महर्षि कनाड। भले साइंटिस्ट ने इसको आगे चल के बहुत सारे और भी चीजें बताई 18वीं 19वीं शताब्दी में, लेकिन उससे पहले महर्षि कनाड ने इसका सिद्धांत दे चुके थे, कि जो हमारा ये भी कोई भी चीज है, पदार्थ छोटे छोटे अणुओं परमाणुओं से बना हुआ है, तो कहा जाता है परमाणु सिद्धांत का असली संस्थापक महर्षि कनाड थे, और इसके बारे में चर्चा मिलती है वैशेषिक में। ठीक है, तो इसमें न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन जो है, ये न्याय दर्शन में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखें, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो ये नर्मदा घाटी से। ठीक है, नर्मदा वैली भी बोला जाता है इसको। एक बुक लिखा गया है, नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जिसे खोपड़ी एक मिली है, मानव खोपड़ी, जिसके बारे में फिर लोगों ने आगे कार्बन 14 के द्वारा पता लगाया कि ये कब की है। तो सबसे पहले कहाँ से मिला था मानव का जीवाश्म? तो मानव का जीवाश्म मिला था नर्मदा घाटी से। ठीक है, और ये जो बुक लिखा गया है नर्मदा वैली, नर्मदा वैली, ये लिखा गया शशिकांत भट्ट के द्वारा, डॉक्टर शशिकांत भट्ट, शशिकांत भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 65 में पूछे गए प्राचीन काल से क्वेश्चंस। भारत में साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? पहले साम्राज्य, सबसे पहला साम्राज्य। तो जब हमारा जनपद में बटा हुआ था, इससे पहले हमारा भारतीय क्षेत्र या मगध का क्षेत्र, तो उस समय एक साम्राज्य की अगर जो स्थापना का श्रेय जो दिया जाता है, वो दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, जिन्होंने 322 और 298 ईसा पूर्व शासनकाल रहा इसका, तो इसी समय के बारे में जाना जाता है। कहीं कहीं 322 मिलता है, कहीं कोई बुक में 321 भी मिलता है। तो जो इस तरह का कॉन्ट्रोडिक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अक्सर ऑप्शन में नहीं होते या पूछे नहीं जाते। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया, और इन्होंने ही आगे चल के एक धीरे धीरे इनके शासक बने। आखिरी शासक थे बृहदत्त, आखिरी शासक थे बृहदत्त। इनके एक बाद मौर्य काल का पतन हो गया। प्रमुख शासक थे अशोक,
अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य वंश अपने चरम पे था, मतलब काफी बढ़ा, और अशोक के समय तो एकदम बिल्कुल चरम पे ही था। मतलब अगर इसके क्षेत्र देखें तो पश्चिम में ईरान से लेकर के पूरब में बंगाल तक, और दक्षिण में कश्मीर से लेकर के उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक क्षेत्र फैला हुआ था मौर्य वंश का। आप लोग को ये भी पता होगा कि कलिंग के युद्ध में ही मौर्य वंश के जो शासक अशोक थे, इन्होंने अपना हथियार त्याग दिया था और फिर बौद्ध धर्म अपना लिए थे। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीन सबसे पुरानी जो प्रतिमा है वो कौन सी शैली की है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से है? तो ये है गंधार शैली से। यह है गंधार शैली से। और अगर इसकी बात करें गंधार शैली की प्रतिमा का, तो ये एक्चुअली गंधार शैली में ना हिंदू और यूनानी, हिंदू और यूनानी ये दोनों से मिली जुली है। ठीक है। और जैसे अगर उदाहरण के समय जो देखें तो भरहूत, सांची, ये सब में गंधार शैली का मतलब कि प्रभाव देखने को मिलता है। और उस समय सबसे ज्यादा ये गंधार शैली कब फेमस हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में काफी इसका फेमस हुआ गंधार शैली। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? बताइए। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन? मास्की, रुद्रदामन, जूनागढ़, हाथी गुम्फा, किसमें कलिंग विजय का वर्णन है? तो देखिए, वर्तमान में अगर जो ऐसे देखा जाए तो मास्की, रुद्रदामन, जूनागढ़, हम्पी गुफा, ये सब में किसी में भी कलिंग विजय का वर्णन नहीं है। लेकिन अशोक के 13वें अभिलेख जो है, 13वें अभिलेख जो है ना, राज्याभिषेक के लगभग लगभग 8 वर्ष के बाद कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है। तो कलिंग विजय का जो कहा जाता है, एक तरीके से अशोक का आखिरी विजय था। कलिंग विजय जो था अशोक का आखिरी विजय था। आखिरी बार इन्होंने युद्ध किया था, उसके बाद तो इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना कर मतलब बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये था अशोक का आखिरी विजय क्या था? कलिंग विजय था। और वो अगर जो कलिंग विजय की बात करें तो ये कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। तो 13वें अभिलेख से थोड़ा बहुत अशोक के बारे में, राज्याभिषेक के लगभग 8 वर्षों के बाद इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कलिंग विजय या बौद्ध धर्म अपनाने, तो इस सब में कौन से अभिलेख से इनके बारे में पता चलता है? तो पता चलता है 13वें अभिलेख से। 13वें अभिलेख से। ठीक है। अगला प्रश्न, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो शिलालेख में डायरेक्टली इनका जो नाम था अशोक ऐसे नहीं था। एक्चुअली प्रियदर्शी इनको बोला जाता था। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, तो ये इस नाम से ही जाने जाते थे, प्रियदर्शी से। और अगर शुरुआत से देखा जाए तो ये कहाँ के बारे में इन्होंने पता चलता है कि ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक पहुंचते थे। कोई भी अच्छे काम किए, अभिलेख में लिखवा दिए, और वही चीजें जनता पढ़ती थी, तो जनता उनके बारे में जानती थी कि अशोक ऐसा करने वाले या अशोक ऐसा कर रहे हैं। तो उस समय इन्होंने बहुत अभिलेख लिखवाए। जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तो उसके बाद तो फिर बौद्ध धर्म से रिलेटेड और भी पुराने अपने कामों से रिलेटेड बहुत सारे अभिलेख उसके बाद भी मिला। तो ज्यादातर जो इनके अभिलेख मिलते हैं, ये मिलते हैं खरोष्टी लिपि में। ठीक है। तो खरोष्टी लिपि में किधर मिलते हैं? खरोष्टी लिपि में जो ज्यादातर जो अभिलेख मिलते हैं, और खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियों में मिलते हैं। और कहा जाता है ब्राह्मी लिपि का ही एक दूसरा रूप है देवनागरी लिपि, उसी से निकला हुआ लिपि है। ठीक है। तो उस समय इनको प्रियदर्शी, देवनाम, देवनाम प्रिय, ये सब नामों से जाने जाते हैं। इसका मतलब होता था सुंदर कायाकल्प वाला राजा, और एक तरीके से बहुत सुसज्जित राजा। ठीक है। और ये सब के बारे में जानकारी कौन इकट्ठा किए थे? तो जेम्स प्रिंस, जिन्होंने पहली बार खरोष्टी लिपि को पढ़ने का श्रेय दिया जाता है उन्हें, जेम्स प्रिंसेप।
इनमें कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? कौन गुप्त काल में औषधि के लिए अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए, गुप्त काल में तो थे धन्वंतरी। ठीक है, गुप्त काल में औषधि क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं धन्वंतरी, लेकिन विकल्प में कहीं दिया हुआ ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाए? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये बहुत बड़े धन्वंतरी जो थे, ये बहुत बड़े औषधाचार्य थे। ठीक है, औषधि के क्षेत्र में इन्हीं के बारे में जाना जाता है। लगभग इनका जो काल रहा था, ये 600 ईसा पूर्व का माना जाता है गुप्त काल में। मतलब गुप्त काल के कह सकते हैं कि इनको चिकित्सा जगत के पिता कहा जाता था। निम्न में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? जैसे उर्दू। उर्दू कैसे लिखी जाती है? दाहिने से बाएं। तो उसी तरीके से उस समय खरोष्ठी लिपि को दाहिने से बाएं लिखा जाता था। ठीक है, ये ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? तो पश्चिम क्षेत्रों में, पश्चिमोत्तर के क्षेत्रों में, पश्चिम उत्तर के क्षेत्रों में ज्यादा ये देखने को मिलते हैं, यानी कि गंधार, गंधार क्षेत्र। ठीक है, गंधार क्षेत्र अभी कहा जाए तो वर्तमान के पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे बहुत सारे अशोक के शिलालेख भी मिले हैं, जो सब शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है। और उस समय और भी बहुत सारे लिपियां हैं अलग अलग जगहों से, जो ज्यादातर ब्राह्मी लिपि से मिली है, लेकिन पश्चिम उत्तर से जो भी शिलालेख मिले हैं, अधिकतर जो है वो खरोष्ठी लिपि के हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? उत्तर भारतीय व्यापार के लिए कौन सा बंदरगाह उपयोग किया जाता? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरूच, कैम्बे। तो ये किया जाता था उत्तर भारतीय में, ध्यान रखिए, उत्तर भारतीय व्यापार के लिए ये किया जाता था ताम्रलिप्ति। ठीक है, एक्चुअली ताम्रलिप्ति एक जगह था। अगर देखा जाए तो ये ताम्रलिप्ति एक ऐसा शहर था जो पूर्वी तट पे था। ये कहाँ था? भारत के पूर्वी तट पे ताम्रलिप्ति शहर। ठीक है, ताम्रलिप्ति शहर था पूर्वी तट पे। यहीं पे एक बंदरगाह था ताम्रलिप्ति, जिससे दक्षिण एशिया वगैरह से भी काफी व्यापार किए जाते थे। ठीक है, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में यहाँ से व्यापार किए जाते थे। और एक था भरोच, भरोच से जो व्यापार किए जाते थे पश्चिम एशिया से, पश्चिम एशिया से व्यापार यहाँ से किए जाते थे। अगर ये ताम्रलिप्ति जगह है, ये कहाँ पे है शहर? अगर देखा जाए वर्तमान में ये जो शहर है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला में। ठीक है, ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। निम्न कथनों में कौन से कथन सही हैं? बताइए, निम्न कथनों में कौन से कथन सही हैं? हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। बिल्कुल। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी सही है। कौन सी नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। तो अगर जो देखा जाए तो ये तो सही है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था दयानंद साहनी के द्वारा। किसको श्रेय जाता है इसका? दयानंद साहनी, दयानंद साहनी, 1921 में। कौन सी नदी के किनारे है ये? तो ये है रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। तो ये जो यहाँ पे है हड़प्पा नदी, हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे, ये तो गलत हो गया। तो वर्तमान में हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्रों में है अभी। इसको सिंधु घाटी सभ्यता, काफयुगीन सभ्यता, ये सभी कहा जाता है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आरजी बनर्जी थे? नहीं, ये तो दयाराम साहनी थे, तो ये भी गलत हो गया। तो दो ऊपर से सही है। छत्रवाला तामपत्र हड़प्पा से मिले हैं।
तो देखिए इसका वर्तमान में जो आंसर है, नहीं, हड़प्पा से ये नहीं मिले। तो वर्तमान में इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 2। तो केवल 1 और 2, ये ठीक है। अगर जो पूछा जाए, कभी कभी एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, सबसे बड़ा स्थल कौन है हड़प्पा सभ्यता का? सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है वर्तमान के? तो ये है हरियाणा के क्षेत्रों में, और ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा का राखी गढ़ी। कोई लोग हड़प्पा ही मार देते हैं, कोई लोग मोहनजोदड़ो मारते हैं, नहीं, ये है। कहाँ है राखी गढ़ी? कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे कल या आज कोई दूसरा वीडियो अगर अपलोड हो जाएगा तो रात तक ये अपलोड हो जाएंगे अगले वीडियो, और इसका कंटिन्यू ये प्राचीन इतिहास का चलता रहेगा। आगे फिर लेकर आएंगे 25 क्वेश्चन का सेट। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे, विद्यार्थी पीसीएस, ये चैनल है, इसको सब लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों में, ठीक है। थोड़ा सा मुझे और भी कॉन्फिडेंस आएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।